2005 से हमारे एक मित्र थे जो साईं बाबा के दर्शन करने आते थे 2005 से। जैसा कि उस वीडियो में बोला गया है, मिस्टर मिथिलेश, ये जब आते थे हमसे शाहजहांपुर में मिले या फोन बात हो या मुंबई आते थे कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बताना। 2005 से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। 2010 आया। 2010 की होली में मैं मिस्टर माधव गोपाल जी के पास घर पे मिला, होली मनाई, बहुत अच्छे से हम लोग हंसी ठिठोली मीटिंग हुई। और दूसरी चीज़, मैंने बड़े भाई की तरह, क्योंकि हमारे शाहजहांपुर के बड़े धनी व्यक्तियों में सबसे एक हैं और उन्होंने खूब अच्छे सम्मान के साथ में ये तय हुआ कि मिथिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट हो बताना। तो मेरे पास, मैं तो भैया फिल्में करता हूँ, मेरी एक फिल्म है अता पता लापता जो पिछले 5-6 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ। 2010 में बहुत सारे यहाँ के 200 लोग गवाह हैं कि 2009 और 2010 में ही फिल्म का पूरा, क्योंकि फिल्म थी नहीं वो। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि ना मैं डायरेक्टर हूँ ना डायरेक्टर था, मैं डायरेक्टर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए डायरेक्शन सिर्फ कि जीवन में 100 मैच खेले, 2-3 मैच फुटबॉल खेल लिए और 100 मैच क्रिकेट के खेले। मैं अभिनेता था, अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा। मैंने कभी भी फिल्म के निर्माण के दौरान कभी एक्शन भी नहीं बोला। मैंने एग्जीक्यूटर का काम किया है। नाम मेरा गया है क्योंकि उसमें नाम जुड़ा था। और इतने 76 डेज इसकी शूटिंग चली है, जिसमें सबसे कम हमारे यहाँ के जितने भी देश के पूरे थिएटर के 200 कलाकारों को लेके एक ऐसा कियोस मंडली बनाई गई जिसमें माननीय दारा सिंह जी से लेके आज 15-20 एक्टर जो भारतीय सिनेमा के मुख्य हिस्सा हैं, सपोर्टिंग के रूप में, कहीं लीड के रूप में, कहीं वो उसके सब हिस्सा थे। सबसे कम लोग ये मुंबई की सरजमीन के सारे हमारे जूनियर आर्टिस्ट जानते हैं कि कभी 500 लोग, कभी 1000 लोग, कभी 1500 लोग। और जो फिल्म सिटी का लास्ट शेड्यूल हुआ उसमें 2500 जूनियर आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था और उसमें भोजन भी किया था और उसका पेमेंट भी लिया था। ये टोटल, क्योंकि जीएसटी का ज़माना नहीं था, तो जो पैसा मेरे पास था मैंने लगाया। जो मैंने कुछ फ्लैट लिए थे उनको मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, उनसे लगाया। कुछ 10-12 ऐसे दोस्त थे जिनसे किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से ऐसे करके हमने 10-20 अपने दोस्तों से पैसा लिया। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया 5-5.5 करोड़ रुपया, जिसमें हमने शाहजहांपुर का अपना प्लॉट रखा। ये ऐसे करके लगभग 20-22 करोड़ रुपया 2007 से धीरे 2009, 10, 11, 12, 13 में इकट्ठा करके 2010 में उन 20-22 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपया ये भी आया था, जिसका नाम है मुरली प्रोजेक्ट। ये बाकायदा 5 बार में आया, 1-1 करोड़ करके आया। अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना। मैंने 3 बार फोन किया, हमने कहा पैसा आपका आ गया तो आप आ जाइए, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीमेंट लक्ष्मी नगर दिल्ली में कर लेंगे, आप अच्छे से फिल्म बनाओ, फिल्म रिलीज करो, अब चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका भाई हूँ और भाई और अपने एक परिवार के लोग हैं, तो ऐसा क्यों। हमने कोई बात नहीं। फिर जब मैं लक्ष्मी नगर गया अपने परिवार के साथ, वहां पे, क्योंकि मेरी वाइफ गुजराती ओरिजिन की कैनेडियन वाइफ है, मैंने जीवन में कभी अपना नोट नहीं बदला, मैंने जीवन में अपना कभी वोट नहीं बदला, और जीवन में कभी अपना, कितनी भी मायावी चीजें सामने आ जाए, कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। जबकि मेरी वाइफ का पासपोर्ट कैनेडियन गुजराती पासपोर्ट है, उनके पिताजी 70 साल से कैलगरी में रह रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट रखिए, मेरा अपना पासपोर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे अगर ससुराल भी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट फिल्मों की तरह पहले चाहिए, तभी मैं आ पाऊंगा। नहीं तो मैं अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सातों समंदर में कोई भी ऐसी धरती है जो राज्यपाल को घर तो दे सकती है, लेकिन आनंद प्राप्ति इस मिट्टी में है, जिसमें प्रयागराज का मेला है जिंदगी में, कांस्य फिल्म फेस्टिवल की जो है पूरा क्रिएटिविटी का कुंभ है, और भारत रंग महोत्सव हमारे दिल्ली का जो है थिएटर का कुंभ है। हम इन मेलों में विश्वास करते हैं, हम सब गलियों में विश्वास करते हैं, हम खुद गलियों के हैं। खैर, उसके बाद में आज पाई मात्रा विराम की जो भी आप लोग
क्योंकि हमने टाइटल भी दिया है आओ मिलकर पता लगाएं। एक अता पता लापता हो गया था, मैं भी उसकी तलाश में हूं, आप भी तलाश करिए। और जो भी उन वीडियोस में कि इसमें पाई मात्रा और विराम का भी फर्क नहीं है, आपने वीडियो देखे होंगे, तो उन वीडियो के लिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा है। तो बोलते हैं कि दसों दिशाएं, तीनों लोक, चारों भुवन, पंच परमेश्वर, पंचम वेद, कला वेद, 6 शास्त्र, 7 चक्र, अष्ट सिद्ध, नवनिधि के दाता, अकबर 3 जानकी माता और 9 चंडी माता और 9 ग्रहों, विजय दशमी के इस ब्रह्मांड में जो भी आज जवाब दूंगा तो पाई मात्रा और विराम का जवाब दूंगा। बाकी देश हमारा है, मीडिया हमारी है, पब्लिक हमारी है, कानून हमारा है, हम आपके हैं। ना हम कभी गायब थे, ना गायब हैं, ना गायब रहेंगे। खैर, पहला एग्रीमेंट जब हुआ 2010 में हुआ, 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है रिलीज के बाद। 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद एक दूसरा एग्रीमेंट आ गया। वहां पे मेरी वाइफ ने बोला आपने एग्रीमेंट पढ़ा? तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपया आ चुका है, एग्रीमेंट में यही तो लिखा होगा कि 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है फिल्म के रिलीज के बाद। उसके बाद में जो भी घाटा मुनाफा है वो राजपाल यादव का है। तो मैं उसी ऑफिस में मैंने जस्ट पूछा कि माधव भाई ये अपने जो अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है, इसमें जो अपनी बरबली बात सन एंड साइंड होटल में आपके हमारे मिथिलेश जी के बीच में हुई है वही है ना सब कुछ? आपके सीए भी आए थे। तो मैं इस ब्रह्मांड को साक्षी मान के दत्ता की आज तक नहीं तो ऐसे उठे और इस कुर्सी को लात मारी कि तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मेरी बहू जैसी है, इसको कुछ पता नहीं है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर 5 करोड़ क्या 50 करोड़ का भी बीच में अगर हमारे आपके बीच में कोई मसला आ जाएगा तो 50 करोड़ को लात मार दूंगा, लेकिन भाई ब्याज नहीं आने दूंगा। ये था 2010 जुलाई का बयान, जिसमें मेरे कान गवाह, मेरी आंखें गवाह, मेरी वाइफ गवाह, सारे लोग गवाह, मेरा छोटा भाई गवाह। उसके बाद मैं चला गया प्रयागराज, कोई फंक्शन था, फंक्शन से लौट के आया, 5-6 महीने में एग्रीमेंट बांटता रहा। अब हमारी फिल्म, हाँ दूसरी चीज, 5 करोड़ रुपए जो फिल्म में आए, उसी बरा में 303 ऑफिस है था उस समय, उसमें 70% फिल्म हमारे सारे टेक्नीशियन गवाह हैं कि उन्होंने पहले दिखाई थी। 70% फिल्म बन चुकी थी, जिसमें 15-16 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका था। 5 करोड़ और 5 करोड़ 10 करोड़ की और जरूरत थी। 5 करोड़ के लिए इन्होंने कहा कि भाई आपके बहुत लोगों का पैसा लगा है, क्योंकि जेन्युइनली एक फिल्म बनती है तो 10 लोगों का पैसा लगता है, और मैं फिल्म करता हूं तो फिल्म के लिए पैसा ले रहा हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्शन के लिए, लोगों के घर चले, उसके लिए मैंने नियत बनाई थी कि मैं सबको काम कहाँ दिलवा सकता हूं। तो जिनके पास काम नहीं, मेरे परिवार के ही लोग या मेरे दोस्त के लोग, वो लोग सब इसमें काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। नंबर 2, अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर, वो एग्जैक्ट डेट तो हमारे लीगल आपको बताएंगे, दूसरा एग्रीमेंट आ गया। बोले फिल्म 6 महीने लेट हो गई है, 5 का 9.5 करोड़। तो हमने कहा कैसा कर रहे हो, फिल्म बहुत, अब तो बिल्कुल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाली है, पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इतना ब्रॉडवे टाइप थिएटिकल है मामला, पता नहीं है सफल होगा कि असफल होगा, लेकिन इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, फलाना ढिमाका, कॉलर ट्यून, आपका एक पैसा वापस होगा। इन्होंने 9.5 पे हमारा एग्रीमेंट साइन करा लिया। बोले थोड़ी लेट हो रही तो पैसा निपटाओगे तो 7.5 ले लूंगा 8 का, लेकिन अभी 9.5 पे कर दो। आ गई 2012, माननीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कागज हमें इशू, फिल्म पे हमारी शाहजहांपुर के प्लॉट पे 5.5 देके हमें 9 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। मैंने इनको तुरंत फोन किया, हमने कहा खुशखबरी, लोन भी पास हो गया। 22 तारीख को म्यूजिक रिलीज कर रहा हूँ और 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, और ये अब इसमें जो भी है वो देश के सामने है। फिल्म या तो अच्छी बनती है, बुरी बनती है। फिल्म अच्छी, सब अच्छे लोग होते हैं, जब चल जाती है तो सब बुद्धिमान होते हैं, जब नहीं चलती है तो सारे बुद्धू हो जाते हैं। ये आज का नहीं, 100 साल का फिल्म का क्यों क्रिएटिव काम है। सर 2012 जुलाई में एक एग्रीमेंट हमारे पास, हमारे ऑफिस में गोरेगांव बंगलो था उस समय पूरा, आप आ गए।
बोले 11 करोड़ 10 लाख पे साइन कर दो। क्या कर रहे हो? अभी तो 22 सितंबर को तो रिलीज है। 22 सितंबर को माननीय बच्चन साहब से लेके सब लोगों का निमंत्रण रंग शारदा पूरा बुक हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए। आप मेरे रोहेलखंड शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। राज्यपाल 50 करोड़ के लिए भी टूट नहीं सकता है, राज्यपाल उसको फेस कर सकता है। तो 5 करोड़ की जो मेरे ऊपर लगातार कि मैं रोया, कि मैं घिघियाया, कि मैं ये किया, जबकि इनको भी पता है कि मेरे गांव में 2005 से पहले 5 करोड़ के तो ईंटें नीचे बेस में लगी हैं जिसपे हमारा मकान खड़ा कर पाए, क्योंकि पूरे गांव का एक अलग ही वो था जिसमें जो भी मकान बनवाते उसमें थोड़ी मिट्टी डलवा के ही मकान बनवा सकते थे। तीसरा एग्रीमेंट 2012 में आया तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें लिखे थे, और विश्वास करिए मेरी वाइफ और सबका मुंह उतर गया, लेकिन हमने कलेजे पे हाथ रख के ये बोले कि 7.5 भी ले लूंगा, लेकिन आप कर दो। ये थोड़ा होता है मतलब हमारे सीए और हमारे इनको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप रखो, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने 11 करोड़, मैंने कहा जब आपके 8 करोड़ निपटने हैं तो 9.5 करोड़ निपटने हैं। फिल्म कमाएगी तो 11 करोड़ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्म का कुछ भी हो ये गारंटी मेरी है कि 5 का 8 करोड़ आपको मैंने बोला है वो मैं आपको यहां से लेके कहीं बोलोगे अपनी जमीन बेच के देनी पड़े वो दूंगा, लेकिन आप बार बार मत परेशान करो। 40 लाख रुपए उस समय इनको दे दिया गया। 40 लाख रुपए दिया, तब हमने फिल्म की म्यूजिक रिलीज अनाउंस की। इनको बोला कि आप आइए, मिथिलेश जी भी आए। ये बोले ठीक है तो बहुत बढ़िया होगा। 22 तारीख आई एक झमाझम, आप लोगों गूगल पे चले जाइए, म्यूजिक रिलीज ऑफ अता पता लापता रिलीज बाय अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब स्पीक अबाउट राज्यपाल। मैं आपका टाइम ज्यादा 5 मिनट का वो पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उसमें एक गलती हो गई हमसे 23 सितंबर को। क्या हुआ, इतना बड़ा मेरी जिंदगी का फंक्शन हो रहा था। मैं 87 से लेके और 2012 तक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, चाहे वो हमारा आयुध वस्त्र निर्माणी हो, चाहे वो कोरोनेशन आर्ट थिएटर हो, भारतीय नाट्य अकेडमी हो, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या मेरे डीडी बन का पहला एक्शन बोलने वाले दयाल निहलानी जी हो, ऐसे हमने 10 लोगों को उस सेरेमनी में बुला लिया। सेरेमनी जमा जो हुई, बच्चन साहब ने उनको माला पहना दी, सबको सम्मानित कर दिया। ये मेरी जिंदगी का अगर गुनाह है तो लड़ाई यहीं पे है। यही मैं पिछले 10 साल से, क्योंकि अगर ये पाई मात्रा विराम नहीं आता तो शायद मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। ये क्या हुआ, 23 सितंबर को मेरे पर्सनल सेक्रेटरी थे मेहुल को एक फोन आता है कि मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ, माधव गोपाल बोल रहा हूँ, कर लिया सब नन्हुओं को। ये शब्द, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थी तो यही शब्द होते कि सब नन्हुओं को माला पहनवा के बच्चन साहब से खुशी मिल गई। अरे मैंने कहा, मेरा सगा बड़ा भाई जिसने मुझे ट्यूशन पढ़ा के बड़ा किया, वो सेरेमनी में बैठा था, उसको माला नहीं पहनवाई। हम लोग तो पार्टनर हैं, क्योंकि आप हमारे इन्वेस्टर, आपको रिलीज के बाद पहला पैसा तो आपको मिलना है। तो अगर आप यहाँ होते तो आप भी होस्ट कर रहे होते। अगर आप बोलते माला, मेरा कुछ नाम हो जाता शाहजहांपुर की गलियों में, तो मैंने कहा बिल्कुल आप आए क्यों नहीं, क्योंकि आपको तो 8 दिन पहले से मैं लगातार मैंने बताया कि मिथिलेश जी आप आइए, तो आप नहीं। अगर हम लोग पार्टनर थे तो मुझे नहीं लगता अपने घर में किसी मेहमान को बुला के मुंह मीवा मिट्ठू होना। मैंने अपने लिए भी माला नहीं पहनी। और ये उसमें एक रिक्शा वाला है, एक गली गली सेल्समैन सामान बेचने वाला है, एक नौकरी करने वाला है, एक आर्ट डायरेक्टर है, एक दयाल निहलानी जी डायरेक्टर है, जिसमें पहली बार उन 10 लोगों को, सबों लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। लेकिन 10 लोगों सबों को तो माला नहीं पहना सकता, 10 लोगों को माला पहना सकता हूं। उनका चुनाव किया है। आप क्यों इसको इतना बुरा मान गए? बोले 1,500 करोड़ का आदमी उस समय, क्योंकि मेरे कान
कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया की किसी भी मशीन में मैं खुद एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। 1,500 करोड़ का आदमी हूं। अब तो छोड़ दो, आधा पैसा मिथिलेश जी का लगा है, आधा मेरा लगा है, और अब तो तुम छोड़ दो, अब तुमसे कोर्ट में मिलता हूं। जुलाई 2012 में तीसरा एग्रीमेंट बना, जिसके अगस्त में, जिसके तारीख है, प्लीज प्लीज आप सब लोग उसमें जाके फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इसके चेक दिए हुए थे, इसके चेक दिए हुए थे। 1 महीना बाद फिल्म रिलीज है। जैसे 22 तारीख को हुआ और पता लगा कि फिल्म स्टे हो गई को माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में स्टे होने के बाद में मैं वहां पहुंचा। मैंने अपनी जो है प्रार्थना रखी। मेरी फिल्म में मैंने उस समय भी बोला इनका 5 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन ये बोतल जो बनी है ये 20-22 करोड़ की बनी है। इसमें अगर आप गुस्सा भी हो तो आपको जब तक, क्योंकि पब्लिक में आनी है ये, तो इसको आप मार्केट में पहले क्यों, क्योंकि 5 करोड़ आपका डूब जाएगा, मेरा इसमें 15-16 करोड़ डूब जाएगा। अरे तुम 4 करोड़ की फिल्म नहीं आप बात कर रहे हो, ये मेरे से कहा गया। और पता लगा कि जैसे ही वो माननीय हाई कोर्ट ने हमें फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया, 12 अक्टूबर 2012 की रिलीज थी। पीवीआर उसको पूरा पैसा पीवीआर में जमा कर दिया था, 1200 प्रिंट रिलीज होने थे। उससे पहले फिर माननीय हाई कोर्ट तो झेल गया, वहीं पे पता लगता है दूसरा एक फिल्म को नेस्तनाबूद करके मुंबई में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शायद इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम 20-25 साल से जानते हैं, शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जिसमें माननीय अशोक सरोगी साहब के संचालन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो उन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है। और उसमें राज्यपाल ने किया फ्रॉड, राज्यपाल ने लिया लोन, राज्यपाल ने कर दिया एक व्यापारी सा ठगा, राज्यपाल ने पैसे निपटाने से पहले फिल्म। और पता लगता है कि दोस्तों ये पानी की बोतल है, इसमें 5 लोगों 10 लोगों का पैसा लगा है। अब एक पैसे में 9 लोगों का पैसा उल्टा चढ़वा दिया, अपना तो डूबा ही। और फिल्म आप 2 नवंबर को 2012 को रिसर्च कर लीजिए, जो 1200 थिएटर में रिलीज होनी थी, 190 थिएटर फिल्म रिलीज नहीं हुई। 24 घंटे के अंदर वो फिल्म को उतारना पड़ा, 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, फिल्म उतर गई। राज्यपाल की पूरे देश दुनिया में बदनामी। मैं सोच रहा हूं कि जो आदमी अपनी दाल चावल रोटी की इंतजाम शाहजहांपुर में करके आया था, अपने गांव में करके आया था, मुंबई में तो अपनी कला की भूख, राज्यपाल यादव के लिए कभी भी कला पेशा नहीं है, न थी न होगी। राज्यपाल की कला राज्यपाल की पेशगी है और राज्यपाल का पैशन है। कला एक विज्ञान है और मैं इस विज्ञान का 100% 2026 में भी 1997 में I was a noon struggler. In 2026 I am well known beginner. एक चीज सर, बस 5 मिनट और ये लेना चाहूंगा। ये 2013 के यहां तक ये किस्सा हुआ तो मैंने 5 करोड़ जो रुपया लगाए दिखाए और बाकायदा खर्चा है। थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि वो फिल्म तो बहुत छोटी है। 2-2, 2.5 मिनट के मैं वर्टिकल के रूप में लगभग 10-20 बुक कटवा रहा हूं। उसमें आपसे ये सहानुभूति नहीं चाहिए कि फिल्म कैसी है। फिल्म तो गंदी अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात को जरूर जज करना कि इसमें जो मैं 20-22 करोड़ रुपया बोल रहा हूं लगा है कि नहीं लगा है। 2013 जैसे ही आया, 2013 के बाद में 2014 में हमारी जो 3 दिन फिल्म ना चले तो लोग पूछते नहीं है। 2012-13 में ये काम शुरू हुआ और 14 में मुझे राइट्स मिले 1.25 साल के बाद कि आप अपनी फिल्म चाहो बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। 2014 से टेक्निकली रूप से माननीय हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं हाई कोर्ट अपने देश का कानून कल भी रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा, और माननीय हाई कोर्ट जो भी हमें आदेश देगा राज्यपाल उसके लिए खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं कि मेरा इंटेंशन और ये पाई मात्रा और विराम का इंटेंशन क्या था, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा आपके सामने यहाँ बैठना
सार्थक हो जाएगा। प्लीज 2014 से लेकर 2016 तक ये चेकों का मामला आप समझा दीजिए प्लीज। साक्ष्य देंगे, हम आपको एविडेंस देंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो पहली बात कही कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने इस फिल्म में लोन दिया। ठीक है, लोन दिया, वो एग्रीमेंट जो पहला एग्रीमेंट कराया उसके बारे में राजपाल जी ने आपको बताया होगा। पहला एग्रीमेंट में 5 करोड़ के वो 8 करोड़ रुपए ले रहे थे। 3 करोड़ रुपए 11 महीने का ब्याज था। आप मुझे बता दें, हमारे हिंदुस्तान के किस कानून के अंदर 60% का ब्याज लगता है? क्या किसी लोन एग्रीमेंट में 60% का ब्याज है? वो रो रो के कह रहे हैं कि उनके भी लोन चल रहे हैं। अगर अग्रवाल साहब एक हमें अपना एग्रीमेंट दिखा दें जिसमें वो 60% का ब्याज भर रहे हैं किसी बैंक को या किसी पर्सनल आदमी को, तो हम मानेंगे उनकी बात में मात्रा और विराम का भी सच्चाई है। 60% का ब्याज, ये इन्वेस्टमेंट, ये लोन, ये पैसे जो लगे इस पिक्चर में, मैं अभी आपके सामने रखूंगा ये फैक्ट्स, जिससे ये साबित होगा कि ये सिर्फ पैसा लेना या पैसे का लेन देन की बात नहीं थी, ये उससे कुछ आगे थी। ये वो एक षड्यंत्र था जो राजपाल जी के साथ हुआ। काइंडली देखिए, दूसरी बात उन्होंने कही कि जैसे ही उन्होंने ये एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए, मैं आपको फैक्ट्स के बाद आऊंगा, ये मैं अभी जो उन्होंने अपनी वो एक इंटरव्यू दी है, उस इंटरव्यू के जो फैक्ट्स उन्होंने रखे हैं, पहली बात तो उन्होंने ये कही है उसके अंदर कि जो 21/4/2013 को एग्रीमेंट हुआ उसमें जो चेक बाउंस हुए, ये उसका मामला है और ये वही मामला अभी माननीय हाईकोर्ट में लंबित है। ये बात सरासर गलत है। 21/4/2013 को जो एग्रीमेंट हुए वो सिर्फ 5 चेक दिए गए थे 10 करोड़ रुपए के लिए। उन 5 चेकों का आज तक कोई भी चेक बाउंस का केस किसी भी कोर्ट में न दाखिल किया गया न लंबित है। जो चेक फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट के बाद दिए गए 21/4/2013 को, उसका कोई भी केस, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी केस किसी भी अदालत में अभी लंबित नहीं। ये जो केस है जो अभी माननीय कोर्ट में चल रहा है वो 2012 के 3rd सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के चेक्स हैं और वो किस तरीके से उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, कहां से उन्होंने ये सारी चीज शुरुआत की, वो मैं अभी आपको ब्रीफ करूंगा। उसके बाद उन्होंने जो और मुख्य बातें इसमें कही हैं कि उन्होंने कभी भी राजपाल जी को जेल भेजने के लिए कोर्ट से अनुग्रह नहीं करा या कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी कि इनको जेल भेजें। ये बात भी सरासर झूठ है। हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, हम आपको ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर देंगे जिसमें साफ साफ उनके वकील ने, उनके काउंसिल ने, जब ये पैसे की देनदारी के लिए किसी सिक्योरिटी को लेके गए थे, जिसने अपनी संपत्ति वहां कोर्ट के सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी के वो रखे और रख के कहा कि साहब हम इनका पैसा जो भी है 1-2 महीने में पूरा क्लियर कर देंगे, जो भी इनका डेप्थ है, और आप इनको कम से कम फ्री करें। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने जब एग्जीक्यूशन शुरू हुई, हम आएंगे पीछे थोड़ा सा उस पर फैक्ट पे, राजपाल यादव जी के सारे खाते सीज कर दिए थे, इनके सारे पासपोर्ट जमा थे, इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी अटैच थी और इन पे ये बंदिश थी कि ये अगर कहीं भी किसी से भी कोई भी पिक्चर का समझौता करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो उसका जो भी पैसा है वो उस एग्जीक्यूशन में लगाएंगे। तो उससे निकलने के लिए 2018 में ये लेके गए थे, वो तो आएंगे उस पर, फैक्ट्स एक बार उनके सामने रखते। 2018 में ये लेके गए थे, लेकिन ये उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और जेल भेजा। इनको जेल भिजवाना की उन्होंने रिक्वेस्ट करी और वो एग्जीक्यूशन नहीं कर। और तो बेसिकली ये जो उन्होंने अपना ये अभी एक इंटरव्यू दिया उसमें जो 2 बातें उन्होंने रखी, एक इसलिए वो केस वहां खत्म हो गया 2018 में। उसके बाद उन्होंने 3 महीने की जेल की सजा काटी। किसकी वजह से? ये तो लेके गए थे सिक्योरिटी। आज भी लोगों ने अगर सहयोग न दिया होता तो शायद आप जेल में रहते। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो ये केस चल रहा है, ये 21/4/2013 के जो चेक्स माननीय हाई कोर्ट के अंदर दिए गए, ये उससे रिलेटेड मसला है, ये भी सरासर झूठ है। अब इसके जो फैक्ट्स है वो मैं आप लोगों के सामने एक बार रख रहा हूं, इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। देखिए इसमें 2010 20 मई 2010
को एक 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाता है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और उसके अंदर काफी सारी बातें लिखी जाती हैं। लेकिन जो उसका एसेंस था, जो मेन बात थी उसकी, ये जो 5 करोड़ रुपए उसके अंदर लगाए गए हैं पिक्चर के अंदर, जो इनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, राजपाल यादव जी को नहीं दिया गया था। ये पैसा श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खाते में आई थी और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते से आई थी। इस पैसे को 5 करोड़ रुपए जो इन्होंने लगाए थे, इसका एसेंस ये था कि ये पैसे प्रोडक्शन और रिलीज के लिए दिए जा रहे हैं। उसमें 4 जगह ये बातें लिखी हुई हैं कि ये प्रोडक्शन और रिलीज के लिए दी जा रही है, और 10 चेक दिए गए और 31/3/2011 का इसका उन चेकों का ड्यू डेट था। तो ये 11 महीने का लगभग एग्रीमेंट था। 5 करोड़ के 60% के लगभग से उन्होंने ब्याज लगा करके 11 महीने का ये 8 करोड़ लेना था। किसी कारणवश ये पिक्चर उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाई, तो फिर एक फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, ये सब कंटिन्यूएशन में है, ये एग्रीमेंट सब एक ही चीज के लिए की गई है और एक के बाद एक की गई है। अगर उनकी मंशा ये थी कि अगर पिक्चर उनका पैसा उनको चाहिए था तो ये दूसरी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करते ही नहीं। उन्होंने उसके बाद पहली सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट 21/9/2011 को की, जो कि ये रकम जो 5 करोड़ थी, अब उन्होंने वो बढ़ा के 9,38,06,332 रुपए कर दी, क्योंकि इनकी भी पिक्चर ऑलमोस्ट बन के रिलीज होने के कगार पे थी। तो ये इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, अगर हम 8 दे रहे हैं तो हम आगे भी पैसे दे सकते हैं। इस एग्रीमेंट में भी इंटरेस्ट जो था, ये 3 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट लगाया गया 1,38,06,332 रुपए लगाया गया, और इसमें 6 चेक्स दिए गए। जो पुराने 2010 के एग्रीमेंट में जो चेक दिए गए थे ओरिजिनल में, वो वापस कर दिए गए, ये फ्रेश चेक दिए गए 6। अब ये जो चेक है इसका ड्यू डेट था 31/12/2011। अब इस 31/12/2011 तक भी ये पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एक और एग्रीमेंट इसके बाद सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट 4 अप्रैल 2012 को किया गया, और इसमें ये जो रकम 5 करोड़ की थी, इसमें ब्याज वगैरह लगा के उन्होंने ये रकम 10,72,52,745 रुपए बना दी। अब ये जो सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था, इसमें 30 अप्रैल 2012 तक का उन्होंने ये इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़ के ये बनाया था। ये फिर 6 महीने के लिए था। इसमें फिर से 11 चेक दिए गए, और जो 2000 फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के चेक्स थे जो 6 दिए थे वो वापस कर दिए गए। अब यहां से देखिए, जहां से षड्यंत्र शुरू होती है, जो भाई साहब ने भी बताया कि 9 अगस्त 2012, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्योंकि वो पिक्चर जो सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था वो 30 सितंबर 2012 तक का था, तब तक कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एक और एग्रीमेंट किया गया जो कि थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कहलाया गया। ये थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में जो 5 लाख की रकम थी, वो बढ़कर 11,10,60,350 रुपए बन गई। अब आप देखें, ये लोन है, और ये हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है ये सब। 60% का ब्याज, 5 करोड़ के 11 करोड़ पैकेज बनाते जाते, और पैकेज, वो तो फंसे हुए थे, वो तो देंगे, वो एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन इन्हें उससे भी समस्या नहीं थी, इन्होंने साइन किया, इन्होंने कभी उससे इनकार किया नहीं। लेकिन समस्या कहां शुरू हुई, षड्यंत्र हुआ ये जो थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया यहां से। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और यही है वो चेक्स, यही है वो सब जुडिस चेक्स जो अभी ऑनरेबल कोर्ट में है। तो इसलिए इस पे ज्यादा मैं फैक्ट्स पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताऊंगा। इस एग्रीमेंट के तहत 8 चेक दिए गए थे। पहला चेक 60,60,350 रुपए का, और उसके बाद और 7 चेक 1.5 करोड़ रुपए के दिए गए थे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये 60,60,350 रुपए थे, जब ये थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया 9 अगस्त 2012 को, तब तक 40 लाख रुपए माधव गोपाल जी को ऑलरेडी राजपाल जी ने दे दिए। इसीलिए ये एग्रीमेंट हुआ। ये किसी के रोने धोने यहाँ पे आकर के ये जो जिस तरीके से उन्होंने ये सारी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम वहां रोए, आंखों आंसुओं से रोए, और ये सारी बातें झूठी हैं।
कोई आदमी आंसुओं से भी रो रहा है और 5 करोड़ के 9 करोड़ और फिर 10 करोड़ और फिर 11 करोड़ भी बना रहा है। ये दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती हैं। या तो वो आंसुओं से रो रहे थे या राजपाल जी आंसुओं से रो रहे थे। ये आपको ये कागज बता रहे हैं कि कौन आंसुओं से रो रहा था। अब इसकी जो मुख्य बातें थी कि इस चेक के अंदर तब तक, क्योंकि सितंबर, ये अगस्त 2012 के एग्रीमेंट है, सितंबर 2012 में इनकी म्यूजिक लॉन्च होनी थी, जो कि इन्होंने बताया अमिताभ बच्चन साहब लॉन्च करने वाले थे, और अक्टूबर 2012 में फिल्म रिलीज की डेट तय हो गई थी। ये सारी बातें इनको पता थी बहुत अच्छे से, इसीलिए ये सारे चेक्स जो दिए गए, इनका जो ड्यू डेट्स हैं वो 15 जनवरी 2013, 31 जनवरी 2013, 16 फरवरी 2013, 18 फरवरी 2013, 21 फरवरी 2013, 25 फरवरी 2013, 28 फरवरी 2013, ये ड्यू डेट्स थे चेक्स के। अब इन्होंने क्या किया? अब ये षड्यंत्र देखे कहां से शुरू होता है। जैसे इन्होंने ये एग्रीमेंट किया अगस्त में, सितंबर में माधव गोपाल अग्रवाल जी माननीय हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, ये कहते हुए कि साहब हमने तो ये एग्रीमेंट किया है, हमारे पैसे दिलवा दिए जाएं। जिसकी ड्यू डेट, जिन चेक्स की ड्यू डेट अभी आई भी नहीं थी, ये चेक अभी बाउंस भी नहीं हुए थे, उन चेक्स की रिकवरी के लिए वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए कि हमें ये पैसे के राइट, इनके फिल्म की राइट या तो हमें दिला दिया जाए। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि राइट्स की तो यहाँ पे जो बातें, उनको नोटिस करने के बाद उनको आग्रह किया कि आपको तो पैसा चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जी हमें ये पैसा चाहिए। इस एग्रीमेंट की तय समय से पहले हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने रिकवरी सूट फाइल कर दी। अब इन्हीं चेक्स को, जो ये रिकवरी सूट उन्होंने 2012 में फाइल करते ही इनको नोटिस हो गया अक्टूबर में, क्योंकि पिक्चर 12 अक्टूबर को रिलीज होनी थी। वहां इनसे एप्लीकेशन दे करके उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये अंडरटेकिंग दे देते हैं लिखित में कि जो चेक इन्होंने 2012 को ये दिए गए हैं ये क्लियर हो जाएंगे, तो हम इनकी मूवी रिलीज कर देंगे। नहीं होगा, इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी। अब अंडरटेकिंग में इनको ये नहीं मालूम था कि अंडरटेकिंग देने के बावजूद इनकी पिक्चर रिलीज नहीं होगी। अब जैसे इन्होंने अंडरटेकिंग दी, उसमें ये बात आ गई कि आप अब जब तक ये 7 करोड़ रुपए तक चेक क्लियर नहीं होंगे, ये मूवी फिलहाल इसके राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और जो भी इसके टेक्निकल चीजें हैं, जो राइट्स वगैरह होते हैं, वो इनके पास नहीं थे, उस पर तब भी रोक थी। वो राइट्स इनको 2014 में जाके मिले, 1.5 सालों के बाद। ये अपनी पिक्चर जो, जिसमें इनके अपने खुद के भी पैसे और बाकियों के भी पैसे लगे हुए थे, माधव गोपाल वर्मा जी अग्रवाल जी के सिर्फ 5 करोड़ रुपए थे। 5 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने 22 करोड़ की पिक्चर को जेपटाइज कर दिया। अब आगे देखें, अब इसमें क्या हुआ। जैसे ही ये कोर्ट में आया ये मामला, इन्होंने अंडरटेकिंग क्योंकि फेल हो गई, पिक्चर ऑब्वियस रेवेन्यू कलेक्ट होके आनी थी, पिक्चर रिलीज हो नहीं पाई, नहीं हो पाई, तो वो अंडरटेकिंग में जो कमिटमेंट्स थी, ये चेक जो जनवरी के थे, ये क्लियर नहीं हो पाए। इसमें जैसे हुआ, मैंने इनसे जनवरी में गया, मैंने कहा आपने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, आपने सारी फिल्म ऑफ इंडिया वीडियो सैटेलाइट चैनल, आपने 5 करोड़ के चक्कर में बदनामी भी कर दी, फिल्म भी रिलीज नहीं हुई। एक काम आप और करो, आप हमें 6 महीने, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप हमें 6 महीने दीजिए। आपके जितने भी ये चेक हैं, इनको मैं अगले 6 महीने में आपके कर दूंगा सम्मानित। जो फरवरी मार्च के हैं उसमें आप हमें 6 महीने टाइम, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दीजिए, और 10 करोड़ 40 लाख रुपए पे हमारा तीनों लोगों का, इन लोगों का 10 करोड़ 40 लाख पे एक वो हुआ कि 10 करोड़ 40 लाख पे निपटा दो। 40 लाख दिए थे, 10 करोड़ पे आके जो 2014 में हम लोगों को जी, जैसे भाई साहब ने बताया, राजपाल जी ने, इसके आगे जब हाई कोर्ट में ये मामला आया तो फिर से जो ये चेक्स दिए गए थे, ये तो चेक फरवरी 2013 तक के थे, ये तो हम 2018 अगस्त अक्टूबर 2012 में बैठे थे। इन्होंने फिर एक कंसेंट एग्रीमेंट किया, इन्हीं की कंटिन्यूएशन। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है, जिसकी बात
उन्होंने उस वीडियो के अंदर भी कही है। ये जो फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ था 21/4/2013 को। इस 21/4/2013 को ये ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए पहले दे चुके थे। तो ये तय हुआ कि 10 करोड़ 40 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उसके एवज में क्योंकि 40 लाख पहले ही उनको जा चुका था, तो और जो बाकी 10 करोड़ थे उसके लिए 5 चेक माननीय हाई कोर्ट में इन्होंने दिए। ये कंसेंट एग्रीमेंट। 60 लाख। अब ये जो कंसेंट एग्रीमेंट है जिसका हम खंडन अभी करने बैठे हैं, उनका ये कहना है कि इन्हीं चेक्स के बाउंस का केस अभी इनके ऊपर चल रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये चेक्स जो फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट के साथ दिए गए थे, इन चेक पे आज तक कोई भी 138 NI एक्ट के अंदर मुकदमा दाखिल नहीं किया गया। जो 2012, अब उससे भी जरूरी चीज क्या है, जो ये कंसेंट एग्रीमेंट है, इसके अंदर इन्होंने लिखा कि जो 2012 के हमने 8 चेक लिए हुए हैं, उसको हमने ऑलरेडी कोर्ट में डाल दिया है, क्योंकि वो सारे बाउंस हो गए थे और उसका मुकदमा NI एक्ट में आपका पंजीकृत हो गया है कड़कड़ुमा कोर्ट में, जो कि सरासर गलत है। उसमें से 2 केस, जो 7 चेक थे, 8 चेक थे, तो 8 के अलग अलग केस उन्होंने करे। तो जो 2 केस थे, ये जो 21/4/2013 का कंसेंट एग्रीमेंट है, इसके बाद 2 केस फाइल किया गया 27/4/2013। अब आप देखें किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया इनके साथ। कंसेंट में उन्होंने माना कि पुराने चेक्स में हमने केस डाल दिए, जबकि वैसा नहीं था। वो सारी कॉपी हम लेके आए, वो अगर आप लोग को जरूरत होगी तो हम वो भी दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद केस चलता रहा। इसी कंसेंट एग्रीमेंट के आधार पर कंसेंट डिग्री पास हुई 2016 में। 14, 15, 16 में डिग्री पास होती है, और उस डिग्री के अंदर ये सारी बातें फिर से बहस के लिए आती हैं कि भाई आपने 2012 का भी केस किया हुआ है चेक्स के ऊपर, और 2013 कंसेंट डिग्री जो है उन्हीं मुद्दों को लेकर उस पे ये आपकी एक कंसेंट डिग्री हो रही है। तो इसमें क्या दोनों चलेंगे? माधव गोपाल अग्रवाल जी के वकीलों ने वहां पे ये माना, और उस ऑर्डर शीट के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये पैसा 2013 का एग्रीमेंट है, इसके हिसाब से अगर उनको मिल जाएगा तो वो पुराने केसेस को नहीं चलाएंगे, और वो पुराने चेक्स जो हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिवाइव नहीं होंगे। उसके आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने 2016 में कंसेंट डिग्री पास की। मतलब पंचायत कर दी पूरी तरीके से 2016 में। 2016 में अब आपकी ये 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लायबिलिटी है। 40 आप दे चुके हैं, अब आपको ये 10 करोड़ रुपए देने हैं, और उसके अंदर यह भी साफ साफ लिखा कि इसकी जो रिकवरी होगी वो एग्जीक्यूशन पिटीशन में होगी। तब तक 1.5 जमा कर चुका था। तब तक 1 करोड़ 54 लाख के आसपास पैसे चले हो गए चुका थे। था। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 2016 में इन्हीं कंसेंट डिग्री के आधार पर, इसी कंसेंट डिग्री के आधार पर जो एग्जीक्यूशन उन्होंने फाइल की थी, वो लगभग 2 साल चला। उसी की मैंने शुरू में आप लोगों को बात बताई कि 2018 में इनके सारे खाते, 16 से ही इनके खाते सीज, पासपोर्ट जमा, इनके ऊपर कंडीशन, इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच। यहीं पे मैं 18 तक मैं अपने शब्दों में 1 सेकंड में बता दूंगा क्यों। क्या हुआ, जब 2016 में मुझे यह डिग्री पास हो गई तो मुझे ये बताया गया कि अब आपको टोटल 1040 जमा करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पीछे का जो पैसा 1.5 करोड़ रुपया वो जो भी होगा वो जमा होके क्या हुआ कि 2017 आया, जैसे जुड़वा 2 शुरू हुई, लंदन गया। सबसे पहले जो भी 15 लाख रुपया आया, सबसे पहले हमारे मैनेजर साहब हैं, उन्होंने तुरंत कोर्ट में भिजवाया। फिर क्या हुआ कि उस समय 2018 को, उससे पहले हमारे एक अनंत दत्ताराम लाड जी हैं, यहीं के हमारे मित्र हो गए थे। उन्होंने एक आइडिया दिया कि राजपाल भाई आप मेरे पार्टनर बन जाओ, आप मेरे प्रमोटर बन जाओ, मेरे पास में कुछ ज़मीन ऐसी है जिसको हम अगर 2-4 साल के लिए गिरवी या बेच भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपनी पूरे कागज लिए और वो 2018 30 नवंबर 2018 को हम लोग पहुंचे। हम बड़े खुश थे। माननीय आदरणीय हाई कोर्ट में राजीव साहे एंडेलो साहब जज थे, और
बहुत वहाँ पे डॉक्टर सूरत सिंह, एडवोकेट भास्कर उपाध्याय जी और बहुत सारे वकीलों का जमावड़ा था। हम लोग ये पेपर रख रहे थे कि और उनकी दत्ताराम लाड साहब की हमने पेशी की कि आप तो उन्होंने कह दिया कि ओरिजिनल पेपर है, इसकी वेरिफिकेशन करा लीजिए और ये आप इनको दे दीजिए। इनका 8 करोड़ हो गया, लगभग 840 के आसपास, शायद 2 करोड़ तो हम दे चुके थे, तब 191 हम दे चुके थे उस समय। ये बोले पुट हिम बिहाइंड द बार। मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं, एकदम अचानक पुट हिम बिहाइंड द बार। तो सूरत जी और अचानक वहां पे ये ऐसे आप आदेश पढ़ लीजिए, वहां बिल्कुल पंचायत की तरह काम, बहुत सारे वकीलों के बीच में, कि राजपाल यादव डिग्री हो चुकी है। दोनों पार्टियों का जब हो गया 10-40 लगभग उसने जमा कर दिए, बाकी वो जमा कर रहा है। ये ड्यूटी माननीय हाई कोर्ट की है, आपको पैसा दे, आप उसके लिए जेल मांगने लगे। तो अगर वो पैसा वो उसने फिल्म के लिए पैसा, तो पैसा कमा के ही आपको देगा, और ये जिम्मेदारी माननीय हाई कोर्ट की है। तो आप अचानक जो है पुट हिम बिहाइंड द बार, ये लाइन बार बार बोल रहे हैं। तो बोले कि ये आपका समझ नहीं आ रहा है कि आपको पैसा चाहिए कि जेल चाहिए। तो बोले कि नहीं, जेल चाहिए। हमारे वकील हमें खड़े होके बोलने लगे कि आप, कि बोले डिग्री का जो भी है 3 महीने के जेल हम इनको डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर आपको पैसा एक भी नहीं मिलेगा। प्लीज आप ऑर्डर पढ़ना, जिसमें इन्होंने कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया और मुझे 3 महीने की जेल भिजवा के और एग्जीक्यूशन, आगे क्या शब्द था वो, हाँ, डिस्पोज्ड ऑफ समथिंग फोरशेड, ये ऐसा एग्जीक्यूशन क्लोज कर दी। मैं 18-19 में निकला, 28 फरवरी 2019, 1 मार्च 2 मार्च को मैंने पूरे पेपर जमा किए। मैंने कहा कि माननीय ये पेपर लीजिए, मेरा सर्टिफिकेट लीजिए। वहाँ से मुझे कह दिया गया कि नीचे चले जाओ, यही जमा कर देना नीचे वाले कोर्ट में, क्योंकि तो हो गया है। तब तक कोरोना आ गया, 8 फिल्में शुरू हुई, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, सब बीसी पे आ गया। और मैं ये लगातार कि हमारा ये केस कब खत्म होगा, केस खत्म, और 2022 में चौथा तो इनके वकील, हाँ, अब जो है बेसिकली हम यहाँ सिर्फ यहीं तक खंडन करने के लिए थे कि 2013 में जो कंसेंट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो चेक दिए गए थे, अभी जो मामला चल रहा है ये वो मामला नहीं है। ये उसके पहले जो एग्रीमेंट हुआ था 2012 वाला, ये उसका मामला है। वो सब जुडिस है, इसलिए हम उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो हम माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे अपनी सारी बातें। अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झूठ फैलाने की कोशिश करी कि इन्होंने 2013 में जो चेक दिए हैं ये मामला उसका है, हम उसका खंडन करने के लिए आप लोगों के सामने आए थे। और दूसरी इस बात का खंडन करने के लिए आए थे कि जो इन्होंने कहा कि इनकी कभी मंशा इनको जेल भेजने की नहीं थी, इसका खंडन करने के लिए आए हैं। क्योंकि इन्होंने साफ साफ माधव गोपाल अग्रवाल जी ने सिक्योरिटी अमाउंट जो ये लेके आए थे, एक सिक्योरिटी को जो अपना वहाँ पे 2018 में एग्जीक्यूशन पिटीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक अटैच करवाने के लिए तैयार थे, वो लेने से इनकार कर दिया और इनके लिए जेल चुनी। वो बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो लोग सोशल मीडिया पे हों या प्रिंट मीडिया पे हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता है, क्योंकि ये सब जुडिस है, हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्या सही है क्या गलत है वो हम माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे अपनी बातें। लेकिन हम झूठ कतई भी फैलाने के लिए किसी को हेल्प या किसी को इस तरीके से हम आगे बढ़ने नहीं देंगे कि वो झूठ फैलाएगा, क्योंकि वो बदनामी कर रहा है। वो कोर्ट का नाम लेकर के बदनामी कर रहा है। वो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मंशा कभी थी ही नहीं इनको जेल भेजने की, जबकि अगर वो सिक्योरिटी अमाउंट ले लेता तो वो केस आज यहाँ तक बनता ही नहीं, सब खत्म था। उसकी मंशा पैसे की थी नहीं। तो इसके आगे जो भी फैक्ट, अपना गांव गोद लिया, तो 20 साल के लिए एक भाई छोड़ा, उसके बच्चे, मेरी वाइफ पढ़ाए, लेकिन मैंने कहा मेरा सपना इस गांव में, मैं कीचड़ में घूमा हूं, इसमें मुझे जूते पहन के घूमना है। पिछले 20 साल से मेरा भाई लगातार निरंतर नालियां बनाने लेके मेरा पूरा गांव, जिसमें 250 छप्पर पड़ते थे, आज 250 मकान बन चुके हैं। आप लोग जाके फोटो खींच सकते हैं, जिसमें पूरी
जो भी सुविधाएं मिलती गवर्नमेंट से, इससे उससे, बगैर किसी लालच के लगातार। मेरा प्रोडक्शन खोलने का कोई इरादा नहीं था। प्रोडक्शन खोलने की नीयत ये थी कि हमारे पीछे भी 100, 200, 500 अभिनेताओं की एक लंबी लिस्ट है। मैं चाहता हूँ सबके चूल्हे अच्छे जलें, सबके चूल्हे अच्छे चलें, क्योंकि हम कलाबाज लोग हैं, कला के लिए जीते हैं। फिर उसके बाद जब ये फिल्म का आया तो ये इसमें पता लगा 2008 की 9 की बात आपको याद होगा कि मंदी आई थी, 10-12 फिल्में फ्लोर पे थी, 3-4 करोड़ रुपया उस समय जो आज 40 करोड़ के बराबर मेरा मार्केट में था। 6 महीने की मल्टीप्लेक्स की 2008 में नवंबर के बाद हड़ताल आई थी। हमारी इस बॉलीवुड के हमारे कितने प्रोड्यूसर इस बात गवाह हैं कि बॉलीवुड जब मुसीबत में तो राजपाल यादव ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। सारे पैसे हमने कहा कि 5 फिल्मों पैसे कमा के हमने अपना मुंबई में घर चलाया है। आपके एक फिल्म में अगर आपका पैसा रुक गया है बिकॉज ऑफ हड़तालें, वो हुआ। 2012 में ये हुआ। 2014 में भोपाल प्रेयर फॉर रेन आई तो वो उस समय कुछ हुआ। फिर जुड़वा 2 आई तो फिर 3 महीने का ये हुआ। फिर 8 फिल्में शुरू हुई कोरोना में, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, कुली से लेके भूल भुलैया सब 2022 में आई। मतलब फिर वो इस बीच में 3 चंक में राजपाल यादव ने लगभग 50 हमारे ऐसे मित्र हैं जिनसे लेन देन किया है पिछले 20 सालों में। तो 20 सालों में वो लेन देन भी गड़बड़ हुआ सब इन कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। दूसरी बात, अब मेरी हैसियत में जरूर बताना चाहूंगा कि राजपाल की जेब में अगर 1 रुपया ना हो तो बिलीव करिए पिछले 10 साल तो फिल्में 2000 से 2010 तक तो आज अगर 1 रुपया तो 36 स्टेट में हमारे लिए 36 गेस्ट हाउस हमें प्यार के लिए है, हमारे कोई पद नहीं है। अगर हम किसी भी 700 जिले हैं, किसी भी जिले में चले जाएं तो कहीं 15 गाड़ियां, कहीं 10 गाड़ियां, कहीं 5 गाड़ियां, जिसमें मुझे कभी डीजल नहीं डालना पड़ा, क्योंकि वो मेरे नाम पे नहीं है लेकिन मेरे नाम पे ही आती हैं। तो कम से कम इस भारत में ही 7000 गाड़ियों का मालिक है राजपाल यादव, और कम से कम 36 स्टेट में जितने जिले हैं उनमें हर जिले एक डीएम साहब होते हैं और एक एसपी साहब होते हैं, और कहीं भी जाओ कोई पद में नहीं, लेकिन इतना अच्छा उनके बच्चों का मनोरंजन करता हूं तो वो रुकवाने की व्यवस्था कहीं भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आज पिछले 10 साल में जो हमने सीखा, कोरोना के बाद में लगभग 1000 सब्जेक्ट पे हमने रिसर्च की, हमारी पूरी टीम गवाह है। कम से कम हमने 2 दर्जन सब्जेक्ट निकाले कि अगले 10 साल में हमारा भारतीय सिनेमा हमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य में कितने रोल देता है। ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं भारतीय सिनेमा का पुत्र हूँ, टीम 11 का अभिनेता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं NSDBNA और थिएटर का पास आउट हूँ। तो सिल्वर जुबली तो हाफ सेंचुरी तो किसी भी तरीके से पूरी हो गई। अब गोल्डन जुबली में वो काम करूंगा जो मुझे तन में भी खुशी दे, मन में भी खुशी दे, और लोगों को भी नयापन लगे, क्योंकि एवरी डे इज न्यू डे, अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। फिर अब 2026 में आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगले 2032 तक, क्योंकि जैसे सब पार्टियां अपना अपना मिशन बनाती हैं, मैं भी कभी बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जरूरी बताना चाहता हूं कि राजपाल यादव ने पिछले 10 साल में जो सबक जो भी सीखा है, अगले 7 साल में 1200 करोड़ का राजपाल के पास में ब्रांडिंग का काम है, जिसके 4 एग्रीमेंट मेरे पास रखे हैं। वो पैसे 2012 से 35 के बीच में सारे 26 के अंत तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसमें फिल्में नहीं है, किसी का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो किसी का 2000 करोड़ रुपए, किसी में फीस है तो किसी में शेयर है। एक चीज, मेरे पास में 10 फिल्में ऐसी हैं जिसमें अभी 15 मई को भूत बंगला रिलीज होने जा रही है, उसके बाद में वेलकम टू द जंगल आ रही है, उसके बाद में हैवान आ रही है, उसके बाद में बहुत सारी लिस्ट ऐसी हैं जो अपन कर रहे हैं। राजपाल यादव को ये पिछले 20 दिन में सोशल मीडिया में गुल्लक से लेके, क्योंकि हम तो अंदर थे, हमें तो पता नहीं लग पा रहा था ज़्यादा, तो छोटे बच्चों के गुल्लक से लेके और जो सोशल मीडिया के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से लेके 1 रुपए से लेके 1000 लेके
क्योंकि टाइम 22-23 में इधर पहुंचा हूं, अभी भी बीवी बच्चे सेटल हो रहे हैं, तो पूरा एक स्टेटमेंट निकलवा के आपके माध्यम से पूरी सोशल मीडिया के उन बंधुओं से, क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेना हृदय से चाहता हूं, लेकिन 50 नाम ऐसे हैं जो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि 25-30 साल से मेरी बैकबोन बने हुए हैं। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने मन से, तन से, धन से मदद की, या सोशल मीडिया के बगैर जिन लोगों ने तन से, मन से मदद की है, तो मैं उनका हृदय से आप सबके सामने नमन करता हूं। और मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे सहानुभूति तो आपकी है, तभी तो मैं 30 साल से आप लोगों के बीच में पल रहा हूं, लेकिन आप प्लीज जिसने अपना जो मदद की है, आप अपने अकाउंट की डिटेल जरूर भेजिएगा। समय आपसे सिर्फ समय चाहिए, लव तो आपका है। जो जिसका जिस तरीके से पैसा आया है, उसी सम्मान और आभार के साथ में वो पैसा उनके सबके अकाउंट में वापस जाएगा। और धन्यवाद भी बोलूँगा कि इतने देश के इतने लोग मेरे साथ, इतने बच्चे खड़े हो गए, इसके लिए मैं ये कर्जा शायद मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास में जैसे सबके प्लान होते हैं, तो 2025 से 2035 तक मेरा भी प्लान है, जिसमें मैंने बोला कि मेरे पास मैं यूएई का गोल्डन मैन हूँ, ये मेरी प्राण भूमि है भारत, जिसमें इतने हैं कि कोई 5,000 करोड़ कंपनी है, कोई 10,000 करोड़ कंपनी है, कोई 1,000 करोड़ कंपनी है, जिसमें अलग अलग तरीके से अपनी मेहनत कमाई करके ब्रांड इन्वेस्टर के रूप में मेरे पास में एग्रीमेंट भी है और प्रॉपर, क्योंकि वो आएंगे और 10-1200 आराम से मेरे पास काम है। कुछ पिछले 10-15 साल में मेरे पास में मैं राजपाल यादव कभी डूबा नहीं था, मैं उलझा हुआ था, उलझा हुआ लगातार निकल रहा हूं। जिनके पैसे आपको पता है उनका भी पैसा, और जिनके पैसे आपको नहीं पता है, मुझे पता है, उनका भी पैसा, वो उनको इस मंच के माध्यम से कि इस भारत की भूमि ने, विश्व की भूमि में 1 रुपया भी अगर राजपाल ने किसी का लिया होगा, तो राजपाल को इसी जन्म में निपटाना है, सम्मान और आभार के साथ। दूसरी चीज, मेरे पास में ऐसे कुछ लोग हैं पूरे देश दुनिया में, जब आप मदद करने पे ही आ गए हो, तो ऐसे जिनकी 10,000 करोड़ कंपनी है, 5,000 करोड़ कंपनी है, 2,000 करोड़ कंपनी है, और जो 150 करोड़ वाले लोग हैं, वो तो हमारे अपने जिगर के टुकड़े हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कंपनियां बड़ा इन्वेस्ट करती हैं। तो 250 करोड़ रुपए की मुझे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं मेरी कुछ कॉमर्शियल, कुछ एजुकेशन, कुछ हमारा, जिसकी 9 रत्नों की टीम मेरे परिवार को भी नहीं मालूम है, रेडी है। 1 और 11 बन के हम 2 लोग काम कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने एवरी डे इज न्यू डे, एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज प्रोग्रेसिव डे, तो मैं उसी पे जीता हूँ। कोशिश करूंगा कि 1,000-1,200 करोड़ रुपए भी जीवन में आए तो 1,000-1,200 घर चलने चाहिए, नहीं तो पैसा वो वरदान नहीं, वो अभिशाप है मेरे लिए। और बस, और मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कर्ज तो माता पिता का है, कर्ज तो गुरु जी का है, कर्ज आप सबका है, इस देश के प्यार का कर्ज है, जिसको मैं लौटाना नहीं चाहूँगा। बाकी जो हाथ की कमाई है, हमारे आपके घर में छपती नहीं है, ये सर्कुलेशन की चीज़ है, इधर से सर्कुलेट होती है, इधर आती है, इधर से दूसरी जगह जाती है, और सर्कुलेशन बिगड़ता है तो अगला सर्कुलेशन रुकता है। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में यही है कि हंस के सीखा है जीना, हंस के ही सीखेंगे। और रही बात सोशल मीडिया में, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखते हैं जो कभी कभी हंसी तब भी आती है दया के साथ, कभी हंसी आती है प्यार के साथ, कभी हंसी आती है सर झुकाने के साथ। सोशल मीडिया मेरा बच्चा है। मैं सोशल मीडिया जब 2015 के बाद में जवान हुआ, 2020 में डिजिटल वर्ल्ड में आया, तो एक आदमी ने कम से कम 100 फिल्मों में 90% सुपरहिट कैरेक्टर
उनमें सोशल मीडिया को जवान करने के रूप में मीम में राजपाल यादव भी काम आया। और आज विश्व में कम से कम 14 लाख से 34 लाख तक तो ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो राजपाल के फोटो लगा के 2000, 1000, 3000, 5000 करके करोड़ों रुपए कमाते हैं सिर्फ राजपाल के फोटो देख के। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी। और जो हमने ये लास्ट में कि इस पूरे विश्व में सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो चाहे तो 25-25 करोड़ करके दे दें, चाहे 50-50 करोड़ के दे दें, और चाहे, और उसमें ये गारंटी देता हूँ कि राजपाल नौरंग यादव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड हमने एक कंपनी बनाई है, वो 250 करोड़ रुपए सब चीज़ें सुलझाने के लिए, उसमें 250 करोड़ रुपए की खेती वो जो प्रॉपर्टी है उसका 50% का लाइफ टाइम वो पार्टनर होगा जो भी हमारे साथ में 250 करोड़ के लिए जुड़ जाएगा। बाकी राजपाल को आशीर्वाद चाहिए और जीवन में यहाँ कहीं भी लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर। राजा था, राजा हूं, राजा ही राजपाल रहूंगा। राजा चाहे जेल में हो, और राजा चाहे जेल में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे इंटरवेल में हो, राजा राजा होता है। और राजा भागता नहीं है, राजा छिपता नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग आइडिया देते हैं, लेकिन राजपाल का व्यक्तित्व, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 105 फीट 2 इंच का हूँ, तो मैं 105 फीट 2 इंच का हूँ। मुझे समझने के लिए मेरा परिवार को भी, मेरे समाज को भी, मेरे सब साथियों को भी मुझे पढ़ने के लिए उतना खपना पड़ेगा। मुझे 11 साल की उम्र से आज तक मैंने कोई छुट्टी के नाम पे छुट्टी नहीं मनाई है। अगर किसी कहीं काम से गया हूं तो या तो व्यवहार के लिए गया हूं, या समाज के लिए गया हूं, या 2 रुपए कमाने के लिए गया हूं, लेकिन कभी भी छुट्टी मनाने के लिए भी किसी पर्यटक स्थल पे भी, अगर मैं प्रयागराज भी हर साल, संस्कार टीवी गवाह है कि मैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, हर घर अर्थपूर्ण अंजन और हर घर मीनिंगफुल मनोरंजन। आपका सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपका सर्कुलेशन अच्छा तो मेरा सर्कुलेशन 100% अच्छा। राजपाल का सपना ये होता है कि 10 दोस्त अगर हैं, उन्होंने आज 1 रुपए की मदद की, तो 10 दोस्त 500 करोड़ के हो जाए तो 5,000 करोड़ का राजपाल खड़ा है। और राजपाल को 5,000 करोड़ क्या, क्योंकि इतना कद दे दिया आपने, पूरे 1 रुपया जेब में नहीं पड़ा, फिर भी 500 सेल्फी अगर राजपाल यादव दुनिया के हर एयरपोर्ट पे जेल खाने के बाद कटवा रहा है, तो विश्वास करिए राजपाल कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें नियत और इंटेंशन अच्छी होगी। और ये जो चला है ये नियत का गेम है। मैं इसको वादे के साथ, क्योंकि मेरा मेहुल और मैं गवाह हूं, मिथिलेश और माधव जी ने ये बिल्कुल रिवेंज की भावना में किया। बिल्कुल ये 3 लोग, इन लोगों ने हमसे प्रण लिया था, क्योंकि अगर इनके पास उस समय रिकॉर्डिंग होती दिखा देता। इन्होंने मुझसे कहा था कि 10-40 नहीं पहुंचे तो तुम्हारी 1-1 इंच बिकवा दूंगा। ये बात मिथिलेश ने मुझसे पूछी थी। तो मैंने कहा इस शहीदों की नगरी में शाहजहांपुर में अगर कोई पैदा हुआ है तो या तो जान देने के लिए पैदा हुआ है या जान लेने के लिए पैदा हुआ है। सब कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है। शाहजहांपुर का बच्चा हूं। पूरे 7 समंदर में जितनी भी एजेंसियां हैं, जब जीवन में कुछ चुराना नहीं तो छिपाना क्या है। कोई ऐसा वकील नहीं बता सकता कि जिसको मैंने ये भास्कर जी से लेके, मानी सौरभ जी से लेके, नितिन पोद्दार साहब से लेके लगभग 12 वकीलों के पास में गया, मैंने कभी कोई वकील नहीं कह सकता 2-5 का आइडिया किया हो। मैंने हमेशा ये बोला कि मेरा कुछ प्रश्न मेरे हैं, वो सिर्फ मुझे सुन लो। शाहजहांपुर में जिस दिन ये बच्चन साहब की हुई, शाहजहांपुर में भी मैंने बोला, मेरा परिवार भी नहीं समझ पाया कि वो 10 मालाएं, वो 10 मेडल पहनाना, वो मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए वो कलेश हो गया था। क्योंकि 2 लोगों ने उस समय रिकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि मैं आज तक जिंदगी भर बोलूंगा कि इन्होंने कहा कि नन्हुओं को तुमने पहनाई मालाएं। नन्हुआ मैं भी नन्हुआ हूं साहब, क्योंकि मैं भीड़ का आदमी हूं, भीड़ का माथे का तिलक बन के चला हूं बचपन से। डायलॉग हंसाने के लिए डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हंसाने के लिए हमेशा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके पवित्र आत्मा से सबको फेस करके बोलने की जरूरत
सोशल मीडिया के बच्चों के लिए मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप साधक बन के हमारे साथ जियो, आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमारी जिंदगी में बाधक बन के जियो, आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपका हमारा रिश्ता है, आपके बच्चों से हमारा खून का रिश्ता है। इसलिए जो साधक हैं उनको भी धन्यवाद, और जो बाधक हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। उनके भी बच्चे अच्छे हैं, जैसे मेरे बच्चे अच्छा रहने का मैं सपना देखता हूँ। अब आप पूछ सकते हैं कोई भी। रहे थे और हमारे पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि ये फोन आया, ये गड़बड़ जैसा लग रहा है। तो फिर उसके बाद में आपके सामने है जो कुछ भी। राजपाल जी, अमित हूँ मैं दैनिक भास्कर से। ये फील्ड काफ़ी इनसिक्योर वाली फील्ड है, और मतलब जब आप एज अ प्रोड्यूसर आते हैं तो ये मतलब सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन आपने क्यों नहीं किया उस वक्त? एक फिल्म बनाई थी राज कपूर साहब ने, मेरा नाम जोकर जी। मैं तो एक किसान परिवार से आया, और किसान परिवार में ही दाल चावल रोटी, आपको बता चुका इसलिए अपना बायोडाटा सुनाया कि मैं दाल चावल रोटी का इंतजाम अपने कुड़रा और शाहजहांपुर में करके आया। भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनने आया, पूरे विश्व की सिनेमा की सेवा करने आया। अगर मैं आपसे पैसे ले लूँ, सोने की माइनिंग चलाने लगूं, तब तो गलत आदमी हूं। लेकिन 100 साल से फिल्म फाइनेंस फंड, 50 प्रोड्यूसर, कोई फिल्म डूबती है, कोई फिल्म अच्छी बनती है, कोई फिल्म बुरी बनती है। मैं भी एक्टिंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि 100-200 अभिनेताओं के साथ कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जो फिल्म ना लगे, और टेलीविजन ना लगे, और थिएटर ना लगे, लेकिन तीनों का मिक्सअप लगे, एक सटायरिकल साधारण बनाया। तो वो आदमी सोचता है जिसको दाल चावल रोटी की चिंता होती, छोटे भाई, दाल चावल रोटी की चिंता ना करके जिस आदमी ने जीवन जिया हो, उसकी भूख हमेशा 20 साल के इंटरव्यू निकाल लीजिए तो राजपाल की भूख, राजपाल का आटा 8 है, और 8 में जीता हूं। मैं कभी नहीं सोचता उसमें घाटा होगा मुनाफा होगा, और आगे भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि जो घाटा मुनाफा वाले लोग सोचते हैं वो व्यापारी होते हैं। मैं तो एक संस्कारी, एक मनोरंजन रूपी विज्ञान का आभारी रूपी विद्यार्थी हूं। जो कुछ भी मेरा है वो सबका है, क्योंकि जब मैं एक एक्शन आवाज सुनूंगा तो 250 लोगों का घर चलता है। मैं कहाँ अकेला, मैं जो भी करूंगा वो 250 परिवारों के लिए नहीं सोचूंगा। तो क्या अकेला कहीं मतलब हिमालय में घर बनवाने के लिए सोचूंगा? फिल्म भी कर रहा था, फिल्म ही तो बनाई, फिल्म के लिए पैसा लिया, क्या गुनाह कर दिया है साहब? 50 लोग समूह है जो फिल्म बनाते हैं, घाटा उठाते हैं, फिर पैसा चुकाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं कि हम अपने 18-25 फेडरेशन से प्रार्थना करते हैं, नीरज भाई, हमारी आज पूरी फेडरेशन से जितनी हमारी 25 फेडरेशन है या 30 फेडरेशन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ब्रांडिंग का एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, एग्रीमेंट बनाइए, क्योंकि फिल्म बनती है फाइनेंस से, एक फाइनेंस का फेडरेशन से आप एग्रीमेंट बनाइए, वही एग्रीमेंट बाहर जाएगा जो फेडरेशन से पारित किया हुआ एग्रीमेंट होगा, वही ब्रांडिंग के लिए बाहर जाएगा कि जो ब्रांडिंग के लिए पारित किया हुआ फेडरेशन का, उसमें रिक्त स्थान छोड़ दो, लेकिन बेसिक फॉर्मेट हर कलाकार के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए एक जैसा होगा, ताकि जब फिल्म कमाए तो पूरी दुनिया अच्छी, और जब फिल्म कोई गड़बड़ हो तो फिल्म इंडस्ट्री गंदी, बाकी सब अच्छे। ये चोर साहूकार का आज से ना व्यवहार चलने दूंगा और ना ही चलाऊंगा, और अगर चाह रहा तो आज अभिनय के साथ ये भी करता हूं कि हर चीज का, उस चीज का विरोध करूंगा जो बॉलीवुड को फंसा के गलत तरीके से उनसे पैसा लेना चाहता है। ये राजपाल यादव टंके चौक पे बोल रहा है कि आज के बाद में अगर बॉलीवुड को आप गाली दोगे या भारतीय सिनेमा को गाली दोगे तो उसके एग्रीमेंट आपके हाथ नहीं बनेंगे। जो भारतीय सिनेमा है उसके फेडरेशन से पास होके वो कमेटी बना के पूरे देश में अपने अपने ले लो, सबको भी दे दो। अच्छा, और राजपाल जी एक और सवाल की हेल्प हो रही है, बच्चा आपको मदद जी जी, इसमें तो बहुत ही अच्छा लगा राजपाल जी। सोशल मीडिया की बात करूंगा, हम भी बहुत सारे नाम सुन रहे हैं कि इन्होंने हेल्प की। थोड़ा सा अगर बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किस ने आपकी हेल्प की? मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं जेल में नहीं था, छोटी सी बात, अगर 2012-13 में लफड़ा शुरू हुआ था मेरी जिंदगी में,
और मेरी जिंदगी में जितने भी लफड़े, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारे खर्चे ये लफड़े निपटते निपटते हुए, अगर आज मैं 200-250 फिल्में बोल रहा हूँ, मेरी 2000 में मुझे एक फिल्म, 2 फिल्में थी मेरे पास, जंगल सिर्फ एक थी, और 2026 मेरे पास में 10-20 रिलीज नहीं हुई होंगी, 10-20 ऐसी हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। 200 से 250 के बीच में मैंने फिल्में की, तो 25 साल में हर साल 10 फिल्म का डाटा मेरा है। और क्या बच्चे की जान लोगे, पूरी बॉलीवुड, पूरा भारतीय सिनेमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 3600 स्टेट की हर भाषा, पहले दिन से मैं गोदी का खिलौना था। विश्वास करिए, जिस घर में भारतीय सिनेमा घर में बैठा, आप अपने तरीके से कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए पूरा भारतीय सिनेमा और साथ में पूरा विश्व सिनेमा, मैं सबकी गोदी का बच्चा बन के रहा हूँ, रील बन के रहा हूँ, आज रील हूँ। और जितने भी सोशल मीडिया के जो आप लोगों ने देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं स्टेटमेंट के साथ, सब लोग प्लीज अपने अपने डिटेल जरूर भेजिएगा जिन जिन लोगों ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले। आप अपना एक अकाउंट नंबर भेजिएगा, मैं आपके पैसे से वो अकाउंट नंबर हमने टीम को बोल दिया है पूरी, वो डेली किया जाएगा। और जो पैसा है और जितने दिन पैसा हमारे पास वो पड़ा है, मुझे समय पता नहीं, मुझे सहानुभूति मत दीजिए। एक छोटी सी घटना, 2 मिनट की जरूर, थोड़ा लाइट माहौल करना चाहूंगा। मैं इतना बड़ा था, पिताजी इतने बड़े थे, बड़े भैया, और हमारे पिताजी, हमारी हाइट उस समय बहुत कम थी। पिताजी ले गए, बोले कि मुंशी जी ये छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, ये तो आपके यहाँ पढ़ रहा है, इसको अभी पढ़ाना है, तो इसकी जैसे फीस दे रहा था वैसे फीस मिलेगी इसकी भी, चाहे मजदूरी करके दूँ, लेकिन अगर बच्चा पास हो तभी बच्चा पास करना, नहीं तो हमारी आपकी ठनक जाएगी, हमारी आपका झगड़ा हो जाएगा। मैं गया घर पे, अम्मा के पास बोला, हमने कहा ये तो पहले ही दिन, मतलब मामला पहले दिन फेल करवाने के चक्कर में। तो पिताजी ने मुझसे बोला, तो क्या, माता जी खड़ी थी, तो क्या हम पैसे लगाते रहें, आप इधर उधर से आए बाएं साए से बेवकूफ़ बना के पास होते रहें, मुझे पता भी नहीं लगा कि ना चले कि आप करना क्या चाहते हैं, तो मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं आपसे खेती करवाऊंगा। तो मैंने कहा पिताजी खेती भी करूंगा, आपके साथ घास भी छीलूंगा, आपके साथ पढ़ाई करूंगा, और रात शाम सवेरे हम आपकी हेल्प भी करेंगे। 20 साल तक लगातार मैं एक किसान और परिवार का बेटा होकर पढ़ाई करके, जब मैं जनपद रत्न मुझे मिला जंगल के बाद, और मैं गया शाहजहांपुर, जब पूरे शाहजहांपुर ने हमें खूब मालाएं हमारे स्कूल ने पहनाई, खूब आशीर्वाद मिला, और पिताजी रात मिल गए अकेले। तो मैंने कहा, तो बहुत देर मैं चुप, पिताजी बहुत चुप, बोले क्या हो गया? तो हमने कहा एक बात आप कान खोल के सुन लो। तो पिताजी से कभी मैंने ऐसी बात ही नहीं की थी। हमने कहा तुम्हारा बच्चा अभिनेता हो गया है, पूरी दुनिया बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको चुनौती देता हूं, कभी धोखे से अगर कोई सिनेमा देखना, अगर अच्छा लगे तभी मेरी बड़ाई करना, वरना हमारी आपकी ठनक जाएगी। तो बोले ये कैसी बात है? हमने कहा 25 साल, जब आपने 6-7 साल का बच्चा होता है, जब आपने टीचर को बोला था, आज मेरी जीवन के सबसे बड़े टीचर आप हो कि मैं पास होके आपके सामने खड़ा हूँ, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आज के बाद मैं जीवन भर बड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए कड़ा होके आपको परीक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि बेटा कैसा भी हो, बाप उसको अच्छे मार्क्स दे ही देता है। माता को तो छोड़ ही दो, माता तो 100 नंबर से भी ऊपर दे देती है। वो रिश्ता 26-25 अगले साल 30 साल हो जाएंगे ब्रदर, आज तक उसी रूप में अपने परिवार को लेता हूँ, उसी रूप में अपने संसार को लेता हूँ, हर समाज को लेता हूँ। और बोलते हैं कि जितने भी पिछले 20 साल से धार्मिक स्तर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संत, पीर, फकीर, महावीर, बुद्ध, विवेक, सनातन, जिस भी अध्यात्म के ऊपर पिछले 20 साल से एक अध्यात्म की पटरी और एक कर्म की पटरी, उसका नाम राजपाल यादव है। ये बात विश्वास दिलाता हूं, आरोप प्रत्यारोप मैं किसी से ऊपर नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अपना किया गया जीवन में, मेरे गुरुजी ने बोला था, बेटा कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसका आज अगर हमने कुछ चीजें, कुछ तो अच्छी हुई होंगी जो आप 1.5 घंटे से, आज कुछ तो चीजें अच्छी हुई होंगी जो आप हमारी सेवा पे हमें झेल रहे हैं,
मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आप छोटे भाई, आपके उस जवाब का विद स्टेटमेंट और विद वापसी के साथ उस दिन पूरी लिस्ट लेके आऊंगा और एक एक आदमी का नाम लेके और भरी जनता के सामने आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नाम हैं, एक नाम लेके दूसरे को छोटा नहीं करना चाहता। लेकिन सोशल मीडिया में जो हेल्प वाली बात है, सोशल मीडिया में जो आशीर्वाद वाली बात है, सोशल मीडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री बात है, मैं 500 जन्म भी लूं तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जन्म लेना चाहता हूं, इतना खुश हूं। राजपाल जी आपके बारे राहुल, हेलो राजपाल जी आपके बारे महात्मा उसमें एक दत्ता जी मिल गए दिशा निर्देशक के रूप में, पंडित जी देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमें लगता है हमारे साथ है। दूसरी चीज, चार्ली चैपलिन साहब के बाद एक जैकी चैन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद में जब आएंगे तो अपने 100 साल के सिनेमा में बलराज साहनी साहब से वक्त लेके, भारत भूषण साहब से लेके, और बोलते हैं धर्मेंद्र साहब, जितेंद्र साहब, जितने भी जो है राजेंद्र जी और महमूद साहब, संजीव कुमार साहब, जितने नाम लूँ यहाँ वरुण धवन तक, लगभग पिछले 100 साल में 20-25 अभिनेता हैं जिन्होंने ये भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो चार्ली चैपलिन, दिलीप साहब के साथ ये पूरा सभी हमारे महानुभाव सीनियर्स, और साउथ से रजनीकांत साहब, और केरला से मोहनलाल जी, कमला हसन साहब, और इधर आप आ जाए तो जैकी चैन, बॉलीवुड से गोविंदा भैया, और मुझे लगता है 5-6 ये एक्टरों के बीच में जिम कैरी, इन सबको 5वां या 7वां नंबर मुझे ऐसा लगता है राजपाल नौरम साहब। क्योंकि ये मेरी गलतफहमी अगर है तो मैं हृदय से बताना चाहता हूं कि जब कठिन फील्ड मिलती है, जब कठिन रोल मिलता है, जब कठिन स्टेडियम मिलता है, तो वहां अंदर रोना कितना भी भरा हो, लेकिन बाहर मुस्कुराहट, सरलता, शांति के साथ उसका सामना होता है, इसलिए आंसू नहीं निकलता। थैंक यू। एक सवाल मेरा है रवि, आप ये को बताओ, जिसने जेन्युइन हमारी मदद की और वो उसके पैसे नहीं पहुंच पा रहे, अब मैं बता रहा हूँ ये तकलीफ जो नहीं हो पा रहे, तो वो बच्चा जो है वो भी मेरा भाई है, तो वो गाली दे या ताली दे, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये 36 चैन आपके सामने हमेशा 9 रस 9 चौक 36 12 13 36 तेहरा चरित्र है राजपाल यादव, तेहरा चरित्र। एक मैं जब अपना दरवाजा छोड़ता हूं, उसके बाद में किसी भी इसके सेट पे मिले तो मैं लवली अभिनेता होता हूं। लड़की हो या लड़का हो, कोई सिस्टर के रूप में, कोई अग्रज के रूप में, कोई टीचर के रूप में, कोई किसी, फिर पूरे दिन वो सिर्फ हमारा हंसी देखता है और शब्दों का निर्माण देखता है। जब मैं सेट पे छोड़ता हूं तो उसके बाद जब घर आता हूं तो मुझे नहीं मालूम मैं किन चीजों से जूझ रहा होता हूं, लेकिन मेरी छोटी बच्ची को कभी ये कहने का मौका ना मिले कि पापा क्या बात है। और एक परिवार और एक व्यापार, लेकिन चूंकि मेरा खुशी है और इस सबसे एक बात बहुत अच्छी निकल के आई है, ये पता चला हम सबको कि राजपाल यादव को कितना प्यार करते हैं लोग। उससे अतिरिक्त मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हमें कि किस तरह से 5 करोड़ रुपए जो दिए थे और उस पर 60% ब्याज लगाया गया। जब भी कोई एग्रीमेंट होता है करोड़ों का, लाखों का या कुछ हजारों का भी, और अगर वो लीगल एग्रीमेंट होता है तो उसमें सारी डिटेल्स लिखे होते हैं कि मैंने इतना पैसा लिया और ये पैसा कब चुकाया जाएगा और उसमें ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाएगा, ये लीगली लिखा गया होता है। और एग्रीमेंट जब होता है तो लीगल एक्सपर्ट्स आमने सामने बैठते हैं, सीए बैठता है, सब कुछ बैठता है। तो आप जैसे भास्कर भाई, बहुत अच्छी बात सर, मैं आपकी बात समझ गया। एक सेकंड, ये 2014, हाँ, एक सेकंड, हाँ। बस
जब आप बता रहे थे कि 60% ब्याज लगाया गया और राजपाल यादव सप्लीमेंट्री जो एग्रीमेंट था मानते गए तो ये मानते गए जब 60% ब्याज लगाया जा रहा था तो मानते चले गए, इसकी क्या वजह थी? ये तो पहले से तय होता है कि इतना 100 रुपए का 110 रुपए दिया जाएगा, 120 रुपए दिया जाएगा, कोई इतना ब्याज लगा रहा है, आप लोग मानते क्यों चले गए? और ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड फिर कैसे हो गया? मैं इसका उत्तर क्यों, भास्कर जी उस समय पिक्चर में नहीं थे सर। मैंने पिछले 200-250 फिल्में की हैं, तो सब एग्रीमेंट तो ऐसे, अगर मैं एग्रीमेंट पे तो सारे एग्रीमेंट लफड़ैल होते हैं सर। ये मैं बोल रहा हूँ कि इसकी भावना को समझो। ये कभी भी मुकदमे के लिए कोई सपना ही नहीं था, ये 3 लोगों के अभिमान की लड़ाई है। मैं फ्रॉम द माननीय कोर्ट में भी पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इनको पैसा नहीं लेना है। ये 5 करोड़ रुपए के लिए ये मुझे चाहते हैं कि मैं इनके चरणों में गिर जाऊं। ये पैसा तो 2013 से लेके कभी मना नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपया पहले आ गया। मैं लक्ष्मी नगर ऑफिस में गया, जेन्युइनली मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ साइन करता क्योंकि मेरे लिए सुनिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो साइन किए उसी को तो मैंने 18 में 10 करोड़ 40 लाख निपटाए। मैं कहाँ मना कर रहा हूं कि मैंने गलती नहीं की, मुझे पढ़ना चाहिए था क्योंकि ये मेरे घर का मसला था, इसलिए मैंने वकीलों को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। क्योंकि थोड़ा इमोशन क्या होता है, कभी कभी कुछ बात की वैल्यू होती है, कभी कभी कुछ रिश्ते की वैल्यू होती है। जो आदमी खुद 1000-1500 करोड़ का आदमी है, एक फोन पे एक मीटिंग में इधर आया, उसने सर्वे किया, 5 करोड़ रुपया पहुंचा दिया, तो वो मेरे खिलाफ कौन सी कॉन्स्पिरेसी करेगा? आप मानते हैं कि आपकी तरफ से गलतियां हुई? मेरी तरफ से गलतियां तो बचपन से हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गलतियों का पुतला हूँ। लेकिन एक बात आपको आज से नहीं, पूरे जीवन के लिए बताता हूँ कि राजपाल बचपन से चोर है, बचपन से छलिया है। जिस घर में घुस जाता है पूरे घर का दिल चुरा के चला आता है और पूरे घर का अपना बना के चला जाए। तो जब तक जिंदा हूं पूरे घर को अपना बनाने की कोशिश करूंगा, पूरे संसार को। ये जो मसला है इसमें नहीं इन्वॉल्व था, ना वकील इन्वॉल्व था, इवन बीवी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। वही तो बता रहा हूं कि इस एग्रीमेंट में फिल्म रिलीज होने के बाद 5 का 8 करोड़ रुपया माधव जी को मिलेगा, उसके बाद जो भी है मेरा है। फिल्म 1 करोड़ एक सेकंड इसमें ऐड करूं बोलना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि विश्वास करना गलती थी तो इन्होंने गलती करी, इन्होंने विश्वास किया। इंटेंशन गलती नहीं थी, वही गलती है, विश्वास करना ही गलती है। 100% इंटेंशन। अगर हमने जितने भी साक्ष्य रखे हैं, माननीय हाई कोर्ट कानून की शरण में सब लोग, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैंने जिस दिन मैंने इनसे 3 बात बोली कि 5 करोड़ रुपया या तो उधार हो सकता है, 5 करोड़ रुपया फ्रॉड हो सकता है, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो सकता है। तीनों चीजें कैसे 5 करोड़ हो सकती हैं? वो 5 करोड़ में अगर आप कहते हो कि एग्रीमेंट बना, तो मैं आपसे पूछता हूं फिर ये फ्रॉड कैसे है? इंटेंशन बताइए। जब आपने एग्रीमेंट 3 एग्रीमेंट बना लिए, फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि राजपाल ने किया फ्रॉड। लेकिन आपने बोले कि राजपाल ने फ्रॉड किया। आई न्यूज आई पूरी, आप 2012 की आप देख लीजिए, न्यूज़ें देख लीजिए, तो रिसर्च कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि चलो लोन भी मैं मानता हूं, तभी तो मैं 2018 में चुकाया। अगर लेकिन आपका इंटेंशन विश्व की अदालत में, दुनिया के उसमें, मेरा इंटेंशन था तो मैं 20 करोड़ का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, और आप वीडियो के माध्यम से बोलते हैं कि 5 करोड़ का 25 करोड़ हो गया। मैं तो ये आपका सुनने के लिए तरस रहा था कि आपका 5 करोड़ का जब 2026 में 25 करोड़ हो गया तो मेरा 16 करोड़ 160 करोड़ का हो गया। अब वो 160 करोड़ रुपया सिर्फ आपके 5 करोड़ के, इसने इतनी बदनामी, यही तो धमकी। वो लोग बोलते हैं कि 60-70 आदमी, सोचिए राजपाल तो गुंडा हो गया था। 60-70 लोगों के साथ, बताओ। मैं जाता था किसमें? हाई कोर्ट में। ये सब वीडियो सुना ना आपने? 60-70, फिर थोड़ी देर बाद बोलते फिर तो मैं तो कोर्ट ही जाना बंद कर दिया था, ये भी बोल रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट की घटना बताता हूं जिसका इसी किस्से से लेना देना है।
कुलदीप ये कौन से सन की बात है, 2018 की है 2016 की? डिग्री पास हो गई थी उससे पहले। सर क्या हुआ कि नीचे कड़कड़ डुमा में हमारे खिलाफ एक वारंट कट गया। माननीय हाई कोर्ट ने जो जिस दिन मैं जेल में गया अभी, तो मुझे ये कहा गया कि अब की चलो जेल में ठीक ही करवा देते। तो मैं उस समय सम्मान के साथ उनको ये भी बोल दिया कि मैं जेल जा रहा हूं, बाकी तो सब आपने पूरी कोशिश करी ली है, तो ये भी आप कमी मत रखना, ये मैं आपको निमंत्रण देगी। ये हम लोगों में ये 3 लोग पूरे देश को या तो राजपाल मूर्ख बना रहा है, या तो फिर माधव जी मूर्ख बना रहे हैं और मिथिलेश जी मूर्ख बना रहे हैं। चौथा, ना माधव जी के परिवार से कोई लेना देना, ना मिथिलेश जी के परिवार से कोई लेना देना, क्योंकि मिथिलेश जी माधव जी से पहले मेरे 5 साल पहले दोस्त थे, ठीक है, और ना राजपाल के परिवार का कोई, ना मीडिया का कोई लेना देना। जो गाली दे उनका भी स्वागत है, उनको पता ही नहीं कुछ किस्सा क्या है। लेकिन ये फैसला आपको एक बहुत गंभीरता के साथ यहाँ पे अपना समापन करना चाहूंगा कि उन्होंने स्टेडियम बुलाया, उन्होंने खिलाड़ी खड़े किए और उन्होंने आउट करके मुझे पहुंचाया। ये फैसला 1 साल और लगे या 10 साल लगे, माननीय को जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि फ्रॉड था कि इन्वेस्टमेंट था कि ये लोन था। मुरली प्रोजेक्ट ने, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन लास्ट में एक प्रश्न, क्या मुरली प्रोजेक्ट को 5 करोड़ रुपए देने का अधिकार उसमें लाइसेंस था? अच्छा राजपाल सर बस एक सवाल ये, हेलो, हमारे दिल्ली के, हमारे थिएटर के ऐसे रिश्ते हो जाते। वैसे तो दिल्ली में 500 लोग, 500 परिवार जान पहचान गए, क्योंकि पिछले 97 के लगातार दिल्ली से जुड़ा हुआ। जमानत लेने तो क्योंकि 27-28 मुकदमे थे, साथ उसके भी जमानत लेने तो बहुत लोग आए। बाकी कभी भी गाड़ी और घोड़ा या साथ में चलने तो ये लोग बैठे हैं, ये काले कपड़े में बैठे, इनका देख लो चश्मा लगे, राजीव गुप्ता है, और वो उधर कुलदीप है। आगे यार हमें एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना। बाकी भास्कर जी से कभी भी पूछ लीजिएगा कि कब आपके पास 70 लोग हमारे वो करने के लिए आए। बस इतना। 7 मुकदमे होंगे और 7 मुकदमे इन पे, 7 मुकदमे पे, उसमें सब में 2-2 तो 7 दूनी 14 और 28 तो ऐसे ही लोग कम से कम जमानती चाहिए होते हैं। तो उसको अगर राजपाल जी मेरे 2 घंटे की है, अब अगले 12 साल नहीं बोलूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए राजपाल भाई, पीछे हो ना। जिसने चोरी की होती है ना, सबसे पहले वो मीडिया से भागता है। मेरी बात समझिए, मैं कुछ और आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपने दिल से जो भी काम करने की कोशिश की, उसमें घाटा हुआ, जो भी कुछ हुआ, सुनिए, आपने मीडिया से प्रेम से 2 घंटे बात की, और अभी भी आप 2-3 घंटा पर्सनल 1-to-1 भी करना है, आपने बोला है। मैं बोल रहा हूँ प्रशांत सिसोदिया में ऐसी क्या खास बात की, आपने भतीजी की शादी में बुलाया और डांस किया, रोटियां बेली, इतनी सब कष्टों के बाद ये एनर्जी कैसे लाए, और हमको सबको किसी को नहीं बुलाया आपने शादी में? देखिए, इसमें दत्ता जी की विचारधारा, कथनी करनी एकता का संपादन, और दूसरी चार्ली चैपलिन साहब की लाइनें और राजपाल की मस्ती। राजपाल अगर एक शादी के माहौल में जरा सा भी थोड़ा सा 1% लूज करते तो 100-200 रिश्तेदार नातेदार सबके चेहरे पे, तो जब मैं गया था वैसे ही एक मायूसी छाई हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे चिल्लावट देखा तो सब खुश हो गए। और ये प्रशांत सिसोदिया जी, इनको कुछ पता नहीं, ये प्रशांत जी ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव करके आप हो गए, बहुत से सुमंत मिश्रा जी हो गए, ऐसे ब्रह्मात्मा जी हो गए, भारती दीदी हो गई, यहाँ पे कितने चेहरे, ये सबकी दाढ़ियां सफेद हो गई, कतई लड़के जैसे आए थे हम तब से हैं। आप बिलीव करो, जिस दिन मैं आपसे छिपने लगा, जिस दिन मैंने बहुत ईमानदारी से बोला है कि अगर मुझे ना गलती हो जाए, ऐसे पैर पड़े, तो मुझे ये लगता है कि मैं मोम से ज्यादा भी पिघल के जलने में बहुत टाइम लगेगा, मैं उससे जल्दी पिघल सकता हूँ, कान पकड़ के माफी मांग सकता हूँ।
और चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे खेती बाड़ी हो, और चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, और सच्चाई और अच्छाई से कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी है तो बिलीव करो मनोरंजन के स्टेडियम में भी पैर जमा है और रियल स्टेडियम में भी पैर जमा है। पैर तब तक नहीं झुकेगा, आंख तब तक नहीं झुकेगा तब तक कुछ गलत नहीं किया होगा। और अगर गलत कर दिया तो समझ लो ऐसे गलत नहीं किया। लोहा हमारे सामने पिघल सकता है। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। राजपाल पूज्य नवरंग सिंह यादव जी का बेटा है और पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दत्ता जी का शिष्य है। लोहा सामने पिघल जाएगा, नजर नहीं पिघलेगी, इतना सच्चा। एक माइक और देना। कुछ खा लो। सर यहाँ पे आइए। माइक दे दो, कोई माइक। खाना खा लो, खाना।